हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सर्वोच्च न्यायालय। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वोच्च न्यायालय से समय समय पर प्रश्न आते हैं, लेकिन वो जब छूटते हैं तो बहुत दुख होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से सारी चिंता खत्म। सुप्रीम कोर्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पहले यानी सबसे पहले पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार हुई। यानी 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट, यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसी के अनुसार 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और ये जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है ये हुई थी कलकत्ता में। ये कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। यानी सबसे पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इस सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगर हम इस सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की बात करें तो इसके अन्य न्यायाधीश 3 थे। इनमें हम 3 में सबसे पहले बात करेंगे लॉर्ड हाइड की। एक हाइड अन्य न्यायाधीश थे। जो दूसरे थे एक उनका नाम था चेम्बर्स, और जो तीसरे थे उसके बारे में यदि हम बात करें तो वो थे लीमेस्टर। यानी पहली बार जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो रही है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, और उसी के 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लीमेस्टर। मेरे प्यारे दोस्तों, हम पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर रहे हैं, इसका मतलब है दूसरी बार भी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। तो पहले तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 में स्थापना हुई। अब हम इसके बाद की बात करें, एक और अधिनियम आया। अधिनियम जो आया वो था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो 1935 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम के अनुसार भारत में 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। यानी 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना
1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में की गई। कहां पर हुई? दिल्ली में। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और ये जो संघीय न्यायालय है इसी को कहते थे फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई और अधिनियम कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार इसकी स्थापना हुई। इसी संघीय न्यायालय की अगर हम बात करें, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गुयर। कौन थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसके? मॉरिस गुयर। और इसी के अगर हम बात करें, इसी के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। आपसे पेपर में सीधा क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1937 में हुई थी। अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई थी? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अनुसार हुई थी? तो आंसर भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसी संघीय न्यायालय से जो अगला क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार आता है कि संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गुयर। अगला क्वेश्चन संघीय न्यायालय से इस प्रकार बनता है कि संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। और ये हीरालाल जे कानिया अंतिम तो थे ही, ये क्रम के हिसाब से चौथे मुख्य न्यायाधीश भी थे इस फेडरल कोर्ट के। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो संघीय न्यायालय है, फेडरल कोर्ट है, क्यों कहा जाता है इसको संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भले ही संघीय न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय की तरह इसको देखा जा रहा है, लेकिन ये कहा जाता है, इसके अनुसार ये होता था कि यदि कोई केस इस संघीय न्यायालय से भी यदि कोई व्यक्ति हारता है तो इसके खिलाफ भी व्यक्ति लंदन में जाकर के प्रीवी काउंसिल में जाके सुनवाई कर सकता था। प्रीवी काउंसिल, तो यानी कहने का मतलब यह कि जो न्यायालय जिसके द्वारा कोई भी फैसला सुनाया गया, यदि उसके फैसले को भी किसी अन्य न्यायालय में जाकर के चुनौती दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे न्यायालय को, भले ही वो देश का सर्वोच्च है, उसको संघीय न्यायालय कहते हैं। और इसी संघीय न्यायालय के खिलाफ हम प्रीवी काउंसिल में जा सकते थे। और ये प्रीवी काउंसिल कहाँ पर थी? लंदन। और लंदन किसकी राजधानी है? इंग्लैंड की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से ये एक फेडरल कोर्ट था। इसी के बाद में अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, ये जो फेडरल कोर्ट है, ये फेडरल कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। यानी ये जो हम संघीय न्यायालय पढ़ रहे हैं, संघीय न्यायालय, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में हो रही है,
दिल्ली में जो स्थापना हो रही है संघीय न्यायालय की, यही संघीय न्यायालय 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आया। यानी ये जो वर्तमान वाला सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, ये जो सर्वोच्च न्यायालय, इसकी स्थापना पहले फेडरल कोर्ट के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना पहले संघीय न्यायालय के रूप में हुई, लेकिन इस संघीय न्यायालय के बाद में यही संघीय न्यायालय 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आया। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि ये वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया। तो ये जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है, ये 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। जब ये अस्तित्व में आया तो इस संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पूछता है, मुख्य न्यायाधीश। जब ये फेडरल कोर्ट 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट के रूप में अस्तित्व में आया, तो इसके उस समय मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हीरालाल जे कानिया है, जिस समय ये संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के रूप में अस्तित्व में आ रहा है, उस समय ये संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तभी कहा जाता है कि संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, और ये ही थे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। इसलिए कहा जाता है कि 26 जनवरी को 1950 में जब पहली बार राष्ट्रपति की शपथ ली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, तो उनको शपथ किसने दिलाई थी? क्वेश्चन मजेदार है। ये कहा जाता है कि जब वर्तमान सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में 28 जनवरी को आ रहा है और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति ने शपथ ली है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है, आपने पॉलिटी पढ़ी है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि संविधान में लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा और सर्वोच्च न्यायालय ही अस्तित्व में 28 जनवरी 1950 को आ रहा है, और जबकि राष्ट्रपति ने शपथ ले ली 26 जनवरी 1950 को, तो ये करिश्मा कैसे हो गया? मेरे प्यारे दोस्तों, जिस हम वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं 28 जनवरी 1950 में अस्तित्व आने की, ये सुप्रीम कोर्ट पहले फेडरल कोर्ट के रूप में काम कर रहा है भारत में। और जब ये फेडरल कोर्ट के रूप में काम कर रहा है, तो उस समय इसके मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। जब ये अस्तित्व में आया 28 जनवरी को, उससे पहले ये 26 जनवरी को हीरालाल जे कानिया संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। इन्होंने संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने 26 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई थी राष्ट्रपति पद की। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, लेकिन वहीं एग्जामिनर, वहीं पेपर सेटर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने के लिए ये रख देगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर क्या है? हीरालाल जे कानिया, और कहीं पे नाम लिखा हुआ है हरिलाल जे कानिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने संघीय न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट देख लिया, और ये जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, इसकी स्थापना संघीय न्यायालय के रूप में 1 अक्टूबर को की गई। अगर हम थोड़ा बात करें हीरालाल जे कानिया की, और एक व्यक्ति हैं सबसे याची
मुखर्जी। यानी ये दो मुख्य न्यायाधीश हैं। ये दोनों के दोनों कौन है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। 1950 से लेकर 2025 तक, अब तक हीरालाल जे कानिया से लेकर संजीव खन्ना तक, इनके बीच में जो भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उनमें ये 51वें मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना। इन 51वें मुख्य न्यायाधीश से पहले जो भी मुख्य न्यायाधीश रहा है उन सब में केवल 2 ही मुख्य न्यायाधीश ऐसे थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि कितने क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हीरालाल जे कानिया एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। तो ये एकमात्र नहीं थे, एक और थे, सबस्याची मुखर्जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ, क्वेश्चन इनसे ऐसे बन सकता है कि हीरालाल जे कानिया संघीय न्यायालय के चौथे मुख्य न्यायाधीश थे। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि हीरालाल जे कानिया संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन ये भी, ऑप्शन ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि हीरालाल जे कानिया एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका पद पर रहते निधन हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ एकमात्र नहीं है, सबस्याची मुखर्जी भी ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। अगर हम आगे बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये जो अपना सुप्रीम कोर्ट है इसमें ये सब लिखा हुआ है। संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124। ये जो आर्टिकल 124 है इसमें लिखा हुआ है भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या लिखा हुआ है? भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और इसी में दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। अन्य न्यायाधीश होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लिखा हुआ है इसमें? आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अगला पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। और यही तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, यही तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। यानी संसद चाहेगी तो सर्वोच्च न्यायालय में कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। और यही कारण है कि संसद ने कानून बनाकर 1986 से लेकर इसमें कई बार संशोधन हुए। जो संशोधन है विशेष करके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिनियम 1956 का अधिनियम है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के अधिनियम 1956 का अधिनियम में धीमे धीमे जैसे जैसे केसों की संख्या इधर बढ़ती गई और संसद ने यहाँ पर इसमें इनकी संख्या में वृद्धि करने की यानी शुरुआत कर दी। 1986 से लेकर 2009 तक इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 25 अन्य न्यायाधीश हो गए थे। वहीं यदि हम बात करें 2009 में से लेकर यहाँ पर देखे गए हैं एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 30 अन्य न्यायाधीश। यानी ये 2009 से लेकर 2019 तक
2019 तक यहाँ सुप्रीम कोर्ट में देखे गए हैं एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 30 अन्य न्यायाधीश। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें 2019 से 2025 यानी अब तक 2025 तक वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। संसद ने पहली बार अधिनियम बनाया, कानून बनाया, और इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। केवल ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में की न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है कानून बनाकर। संसद को जब जब लगा, संसद ने कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की। पहली बार 1+7 थे, जो हमारे संविधान में आज भी इतने ही लिखे हुए हैं, इसमें कोई काटपीट नहीं हुई है। अगर आपसे कभी भी पूछे कि आज वर्तमान संविधान के आर्टिकल 124 में न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित आज भी क्या लिखा हुआ है, तो आज भी वही लिखा हुआ है जो मूल संविधान में था। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ था ये था कि संसद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में कानून बनाकर संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो संसद ने समय समय पर पहली बार संशोधन किया 1956 में, और इनकी संख्या कर दी 1+12। फिर धीमे धीमे संशोधन आगे किया, संख्या कर दी 1+25, और ये 1+25 1986 से लेकर के 2009 तक रही है। फिर आगे संशोधन हुआ और 2009 में संशोधन किया, और इनकी संख्या कितनी कर दी सुप्रीम कोर्ट में 1+30, यानी एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 30 अन्य न्यायाधीश। और ये कब तक रहा है? 2019 तक। 2019 में अब तक की हम बात कर रहे हैं, आज 10 मार्च 2025 है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज 10 मार्च 2025 है। उसी हिसाब से आज जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो ये पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, मुख्य न्यायाधीश सहित। तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर होगा 34। क्वेश्चन ये बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर क्या होगा? संसद। क्वेश्चन बाकायदा ऐसे आता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, और ऑप्शन डी लिख रहा होगा प्रधानमंत्री को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर होगा संसद। तो ये तो हमने उसके न्यायाधीशों से संबंधित हमने कहानी देख ली। आगे हम आगे हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, यानी योग्यता। आर्टिकल 124 में ही लिखा हुआ है, अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है न्यायाधीश बनने की योग्यता यानी कौन बन सकता है न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में कौन न्यायाधीश बन सकता है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि कौन बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, पहला शब्द वही है, वह भारत का नागरिक हो।
वह भारत का नागरिक हो। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है वह किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। यानी क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में वही व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है जो केवल 2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 2 में से कौन सी? एक तो वह भारत का नागरिक हो और दूसरी वह भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक वो जज रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। यही लिखा हुआ है नंबर 2 में या लिखा हुआ है वह किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। यानी अधिवक्ता रहा हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अधिवक्ता लिख रहा होगा या लिख रहा होगा वहां वकील। यानी या तो क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए वह 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, या करके लिखा हुआ है वह किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के तौर पे रहा हो। वही लिखा हुआ है या। अगर ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो नंबर 2 ही है और वहाँ ये लिखा हुआ है कि वह राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो या कानून का पारंगत हो। इस तरीके से वहां लिखा हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनने की क्वालिफिकेशन है वो केवल क्वालिफिकेशन 2 प्रकार की है। 1 नंबर पर लिखा हुआ है आर्टिकल 124 में वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है वह किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। उसमें लिखा हुआ है या। नंबर 2 ही है, फिर या लिखा। अगर वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर बोलिए या वो किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील रहा हो, अधिवक्ता के तौर पर उसने प्रैक्टिस की हो। ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो तीसरी जो आगे की जो क्वालिफिकेशन है या करके नंबर 2 पे ही। अगर ये भी दोनों क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो, कानून में पारंगत हो, तो ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज तक किसी को न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में इस वाले रास्ते से नहीं बनाया गया, लेकिन अब तक लगभग 8-9 न्यायाधीशों को इस वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया है। वहीं हम बात करने वाले हैं कि इस वाले कोटे से सबसे पहले कौन न्यायाधीश बना था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अधिवक्ता के रास्ते से अगर कोई व्यक्ति पहले सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना है तो वह है SM सीकरी। SM सीकरी की अगर हम बात करें, ये जो SM सीकरी साहब है, SM सीकरी इस सुप्रीम कोर्ट में वकील के रास्ते से, यानी हाई कोर्ट में जो 10 साल वकील रहते उस रास्ते से SM सीकरी ये जो SM सीकरी हैं ये वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने, उसके बाद में मुख्य न्यायाधीश बने, और ये वही मुख्य न्यायाधीश हैं जो केशवानंद भारती वाला जो केस है 1973 का, इस वाले केस में 13 न्यायाधीशों की पीठ बनी, और इस 13 न्यायाधीशों की पीठ में अध्यक्ष के तौर पर अगर किसी ने भूमिका निभाई थी तो वो थे SM सीकरी। ये क्वेश्चन बन सकता है
कि केशवानंद भारती वाले केस में वो 13 जजों की पीठ गठित की गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? एस.एम. सीकरी साहब। ये एस.एम. सीकरी साहब सुप्रीम कोर्ट में पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जो वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने, और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश तो बने, ये आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भी बने। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें एक महिला की, ये तो पुरुष हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन महिला थी जो वकील के कोटे से पहली बार न्यायाधीश बनी है, तो महिला की अगर हम बात करें तो वो है इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा, ये मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा पहली महिला न्यायाधीश हैं जो वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस बात को याद रखना कि वकील के कोटे से पहली बार, वकील के कोटे से पहली बार सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कौन बने? एस.एम. सीकरी। ये न्यायाधीश बने, आगे चल करके मुख्य न्यायाधीश बने। लेकिन पूछे कि वकील के कोटे से पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी सुप्रीम कोर्ट में, तो कौन है? इंदु मल्होत्रा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। आगे अगर हम बात करें, अगर कोई भी महिला पहली बार सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी है तो वो है मीरा साहिब, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये जो मीरा साहिब फातिमा बीबी हैं, ये 1989 में सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर इन्होंने काम किया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, ये अस्तित्व में आया 1950 में। जैसे ही 1950 में अस्तित्व में आया, इसमें उस समय एक भी महिला न्यायाधीश नहीं थी। जब एक भी महिला न्यायाधीश नहीं थी तो एक लंबा अरसा बीता, 1989 तक इसमें एक भी महिला न्यायाधीश के तौर पर किसी महिला ने काम नहीं किया। पहली बार 1989 में मीरा साहिब फातिमा बीबी को इस सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे कभी भी पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है, तो आंसर क्या होगा? मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये 1989 में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी। मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग यहाँ पर 40 वर्ष हो रहे हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला न्यायाधीश नहीं थी। एक सोचने वाली बात यह है कि 1950 से लेकर 2025 तक लगभग 75 वर्ष हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त नहीं हुई है। मेरे कहने का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं बनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, ये तो हमने उस सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की क्वालिफिकेशन से जानकारी प्राप्त की। अगर हम आगे बात करें, आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में ही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति यहाँ जजों की नियुक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर और यहाँ क्वेश्चन घुमाता है तो वो इस तरीके से घुमाता है, मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति जब भी सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश
और हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश किसी ऐसे न्यायाधीश से परामर्श किसी ऐसे न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है जिससे वो परामर्श लेना चाहे। मेरे कहने का मतलब ये है, राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है यदि सुप्रीम कोर्ट में किसी अन्य जज की नियुक्ति करनी है, जब जज की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति उस जज की, उस न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पहले उसको ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के किन्हीं दो व्यक्तियों से वो परामर्श ले सकता है जिनसे वो परामर्श लेना आवश्यक समझता है। लेकिन वहीं ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जब राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से अवश्य परामर्श लेगा, अवश्य परामर्श लेगा। यानी यह क्या लिखा हुआ है कि इन दोनों के संबंध में तो ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जब न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो सर्वोच्च न्यायालय के और हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों से वो परामर्श ले सकता है जिनसे वो परामर्श लेना आवश्यक समझता है। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेगा। ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था। वहीं ये लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति ये जिसकी भी नियुक्ति करता है वो मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। और ये जो मंत्री परिषद है, आर्टिकल 74 के अनुसार इसका जो हेड है वो होता है प्रधानमंत्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति किसी की भी नियुक्ति पहले करता था तो वो मंत्री परिषद की सिफारिश पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता था। इन लोगों से तो वो परामर्श लेता था, लेकिन जे व्यक्ति नाम जिस राष्ट्रपति को देंगे राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिला देगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी कोर्ट हो देश में, ज़्यादातर जो मामले लंबित हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ही हैं। जब सरकार के खिलाफ मामले लंबित हैं और सरकार ही उस व्यक्ति का नाम दे रही है कि आप इसको शपथ दिला दीजिए, और वो व्यक्ति जो नियुक्त किया उस सरकार ने उसी के जो भी मुकदमे, जो भी केस चल रहे होंगे उन्हीं को वो देखेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें न्यायपालिका खतरे में जाती दिखाई देगी, कहीं ना कहीं धोखा होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये केवल 1950 से लेकर 1993 तक ऐसा चला है कि यहाँ राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। 1993 में जाकर के ये खेल पलट गया और वहाँ जाकर के कॉलेजियम की नियुक्ति हुई, और कॉलेजियम की जो नियुक्ति होगी उसके बारे में हम कल बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कल थर्ड जजेज केस की, यानी 3 जजेज केस हम पढ़ने वाले हैं। पहला जजेज केस, दूसरा जजेज केस, तीसरा जजेज केस, और उसी के बाद में हम चर्चा करने वाले हैं कॉलेजियम की। इसी कॉलेजियम की सिफारिश पर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ से मंत्री परिषद की कहानी समाप्त और यहाँ से कॉलेजियम की कहानी शुरू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? हम कल बात करने वाले हैं थर्ड जजेज केस की, जिसमें हम 3 जजेज केस पढ़ने वाले हैं, और कॉलेजियम की सिफारिश पर हम न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, और उस कॉलेजियम में कौन कौन सदस्य होगा, कौन अध्यक्ष होगा, हम बात करने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी इस क्लास को अपने दोस्तों में जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, और इस क्लास से आपके दोस्तों को भी फायदा मिले। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।